जय हिंद। देखिए, आज हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स अभिक्रिया से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में होने वाली जो चेंजिंग होती है वो रिएक्शन कहलाती है। मीन्स समझिएगा, कहने का मतलब कोई अगर मैटर है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता होगा, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती होगी। मीन्स उसका अपना कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर माने होता है संरचना, और प्रॉपर्टी का मतलब कोई अपना एक गुणधर्म होगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग आती है तो पदार्थों के गुण में या फिर संरचना में होने वाला जो परिवर्तन है, द चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही बात ना? देखिए मीन्स किसी भी देखिए समझिएगा, किसी भी पदार्थ की संरचना और उसके गुण में होने वाला जो परिवर्तन है वो कहलाता है अभिक्रिया। समझ में आई बात ना? द चेंजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए इसके बाद समझते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन एंड सेकंड केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है और जो केमिकल रिएक्शन है, दोनों को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब नाभिकीय अभिक्रिया। क्लियर? न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब नाभिकीय अभिक्रिया और केमिकल रिएक्शन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, अब जाहिर सी बात है, नाम ही इसका है नाभिकीय अभिक्रिया। तो वह रिएक्शन, वह अभिक्रिया जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हो रही हो। क्लियर? देखिए ये आपके सामने एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के भीतर में, अंदर में, मध्य बीच में ही पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में होने वाली जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है केमिकल रिएक्शन, इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे। मीन्स केवल और केवल इतना समझना है कि द रिएक्शन which is followed in nucleus, that is called nuclear reaction, which is react in nucleus, that is called nuclear reaction। जो कि परमाणु के नाभिक के भीतर होती हैं उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। दूसरा है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता क्या है कि जैसे अगर कोई एटम है तो आपको पढ़ाएगा कि एटम के 3 मॉलिक्यूलर्स होते हैं, मतलब ये सॉरी एटम्स जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। माने आपका ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, इसमें प्रोटॉन भी होगा और इसमें न्यूट्रॉन भी होगा। और देखो तीनों का प्लेस कहाँ कहाँ होता है। अगर ये एटम है तो इसका बीच वाला पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही 2 चीज होते हैं, पहला कौन सा? प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बीच में रहते हैं और इसके चारों तरफ बाहर देखिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको कक्षक बोलते हैं, कक्षाएं कहते हैं। तो इन कक्षाओं में, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आपके जो है राउंड करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाहर, इसी न्यूक्लियस के बाहर विभिन्न सर्कुलर जो पाथ होते हैं उसी पे जो है मूव करते रहते हैं, जबकि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के भीतर होते हैं। तो जो एक ऐसे सेल होंगी, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड लास्ट सेल। तो जो लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, समझिए लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केमिकल रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, किसी भी परमाणु के जो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वह रासायनिक अभिक्रिया कराता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके प्रेजेंट होते हैं वो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है वह रासायनिक अभिक्रिया कराता है। इज दैट क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन का, माने रासायनिक समीकरण। समझिए रासायनिक समीकरण और केमिकल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले समझिए, अगर कोई कंडीशन कराई जाए, कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाए, जैसे सपोज करिए हम आपसे कहते हैं कि हम शुगर में वाटर को ऐड कर देते हैं, या मतलब यूँ कह लीजिए कि चीनी में पानी को हमने ऐड कर लिया तो हमारा एक शरबत बन गया, एक रस बन गया। तो इस चीज़ को अगर हम किसी से बता रहे होंगे तो हम कहेंगे कि पानी को चीनी में मिलाने पर शरबत प्राप्त होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा शॉर्टकट में अगर बोलना हो, थोड़ा सही ढंग से बोलना हो तो हमको आवश्यकता पड़ती है इक्वेशन की। देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते थे कि हम यहाँ ले लेते कि हमारा वाटर है और वाटर के बाद इसमें शुगर हमने ऐड कर लिया तो हमारा यहाँ पर रस वगैरह, शरबत वगैरह जो भी मिलता है। लेकिन जैसे एक हम लोग केमिकल प्रोडक्ट लेते हैं, कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड होता है। मीन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंबाइंड विद
between हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वी गेट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। मीन्स कहने का ये हुआ कि जब कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जुड़ता है तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं, एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा क्या मिलता है, वाटर। लेकिन अब इन चीज़ों को लिखने के लिए थोड़ा आसानी बरती गई है, थोड़ा आसान ढंग दिया गया है लिखने के लिए, और उस प्रक्रिया को हम लोग केमिकल इक्वेशन के तहत पढ़ते हैं, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक तत्वों को एक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब केमिकल इक्वेशन में देखो क्या, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिख दिया गया। माने देखो सोडियम जो है उसका सिंबल क्या होता है, Na, हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग OH लिखते हैं। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिंबल होगा वो HCl होगा, है क्लियर है ना। ये हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है, हाइड्रोजन के लिए H और क्लोराइड के लिए Cl। तो जब दोनों का ऐड करते हैं तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो NaCl और H2O बन रहा है। मीन्स कहने का समझिएगा, केमिकल इक्वेशन जो होता है, किसी भी केमिकल कंपोनेंट को या एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ करके कोई भी कंपाउंड जब हम क्रिएट करते हैं या कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखना ज़रूरी होता है। उसको सॉल्व करने के लिए केमिकल रिएक्शन जो होती है, लंबी चौड़ी बात को छोटे में थोड़े में कह देना, इक्वेशन जो बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड नाउ सेकंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण के तहत अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं, अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग कहेंगे तो ये कहेंगे कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखा, कोई भी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम अभी मैंने कहा चीनी और पानी को हम मिलाए तो शरबत बना। अब देखिए जितना चीनी हम इधर मिलाए हैं और जितना पानी इधर मिलाए हैं, रिएक्शन हम करा रहे हैं, सपोज करिए कि दो हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि इसमें चीनी भरा, इसमें पानी भरा, तो चीनी को हमने डाल दिया पानी के अंदर। तो जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया किसी तरीके से, तो जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, शरबत। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा शरबत मिला है क्या उसमें चीनी जितनी मिलाए थे उतनी है या नहीं, या फिर जितना हमने पानी मिलाया था क्या उतना पानी है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मीन्स हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, होना चाहिए, कंपलसरी है ये। तो मीन्स देखिए बैलेंस रिएक्शन होती हैं जिसमें दोनों तरफ, ये एरो देखना है, एरो के इस साइड भी एटम्स के लिए उतने हों जितने इस साइड में हो, मतलब एरो के इधर जितने एटम्स होंगे उतने एरो के इधर भी एटम होने चाहिए। अगर होंगे तो मीन्स वो कौन सी इक्वेशन होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर नहीं होंगे तो कौन सी होगी, वो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। समझ में बात आ रही ना। अब जैसे देखिएगा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे। ऊपर देखिए आपके एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये Mg+O2 गिव्स आउट MgO दिया गया। ये मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, जब दोनों ऐड कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब समझिए यहाँ होता क्या है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो हम जानते हैं कि मान लीजिए हमने कर लिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि क्या मैग्नीशियम जितना एरो के इधर है, क्या एरो के इधर भी उतना ही मैग्नीशियम आ रहा है। अगर यस, आंसर आपका यस में है तो मीन्स दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स इट इज कॉल्ड अनबैलेंस रिएक्शन। देखते हैं Mg जो है आपका इधर 1 है, कितना एटम है इसका, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना एटम है, 2 है। यहाँ ये Mg का एटम कितना है, 1, ऑक्सीजन का 1। तो भैया देखिएगा जरा कि ऑक्सीजन भाई साहब इधर 2 है और इधर कितने हैं, 1 ही है। तो मीन्स हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, और अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इट मीन्स पूरी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर। देखिए समझिए बात हमारी फिर से, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो एरो आपका होता है इसके ठीक पहले जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे, जितने भी आपके एटम होंगे वो इक्वल होने चाहिए एरो के बाद वाले एटम्स में, है ना। सॉरी, नहीं होते हैं, अनबैलेंस में नहीं होते हैं और बैलेंस में होते हैं। मीन्स अनबैलेंस कब होगा, जब बराबर नहीं होंगे, और बैलेंस कब होगा, जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड हो रहा है, एथिल ब्रोमाइड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड होता है तो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड बन रहा होता है, ठीक है ना। अब देखिए एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड ये बन रहा है। अब देखिए एरो के पहले हम देखते हैं हमारा कितना कार्बन है। देखो चाहो तो आप एक एथिल को भी देख सकते हो और चाहो तो अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटम को आप देख सकते हो। हम देखते हैं कार्बन यहाँ कितना है,
2 है ना। इधर देखिए एरो के इधर कार्बन कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया। इट मीन्स कार्बन तो हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 5 है और यहाँ 1, तो 5 1 6 होगा। इधर हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन 5 और 1 6, इट मीन्स हमारा हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस ही है। अब बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन यहाँ कितना है, 1 है। इधर आइए, ब्रोमीन कितना है, यहाँ पर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम कितना है, 1 है। इधर कहीं पोटेशियम 1 है। क्लियर। अब जब पोटेशियम भी बराबर आ गया, अब लास्ट हमारा क्या बचता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा कितना है, यहाँ कितना है, 1 ऑक्सीजन है। और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी 1 है। इट मीन्स हमारे सारे जितने भी आपके एटम्स हैं सारे के सारे क्या है, बैलेंस हैं। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्लियर है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, उनके यहाँ असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम पूछता है, परीक्षा पूछती है कि कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा अपने ब्रेन को कि कंकाली का मतलब होता है असंतुलित, असंतुलित का मतलब अनबैलेंस, और अनबैलेंस का मतलब जिसमें एरो के दोनों तरफ के जो एटम्स हैं वो इक्वल्स ना हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगला टॉपिक जो है वो बताएगा कि सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। मतलब जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसकी भौतिक अवस्था को भी दिखाते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था को भी दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने एक रिएक्शन में देखिएगा, ये लिखी हुई है। इस रिएक्शन को जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है सोडियम, फिर H2O मीन्स जल, और यहाँ पर NaOH है माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है। देखिए तो यहाँ Na के बगल में देखिए कुछ इस तरीके से S लिखा मिलेगा, H2O है तो L मिलेगा, NaOH है तो AQ मिलेगा, H2 है तो G मिलेगा। इसका थीम क्या है, इसका मतलब क्या, समझिए। ये सिंबल्स बताए गए हैं कि अगर कोई सॉलिड होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी अगर वो सॉलिड होगी तो इट मीन्स उसके साइड में हम क्या लिख देंगे, एस। सॉलिड का पहला लेटर एस होता है, इसीलिए क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। उसके ठीक बाद देखिएगा लिक्विड, लिक्विड का फर्स्ट लेटर क्या है, एल है, इट मीन्स हम यहाँ पर एल लिख देंगे। उसके बाद गैस, गैस का फर्स्ट लेटर जी, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जी। अगला है एक्वा। देखिए एक्वा का मतलब हिंदी में होता है जलीय। तो अगर कोई जलीय विलयन दिया गया, मतलब जैसे एथिल अल्कोहल है, तो अगर केवल एथिल अल्कोहल होगा तब तो कोई बात नहीं, ठीक ही है, जो है लिक्विड कह दिया। लेकिन अगर उसमें वाटर भी ऐड कर दिया गया तो वो उसका जलीय विलयन हो गया, है ना, एक्वा सॉल्यूशन हो गया। तो अगर एक्वा होगा तो उसके लिखते हैं AQ लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे ये रिएक्शन लिखी गई है, NaH2O गिव्स आउट NaOH और H2। तो इस कंडीशन में देखिए Na के साइड में क्या लिखा है, S। इट मीन्स यहाँ बेटा जो सोडियम है वो कैसा है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वा कैसा है, वो कैसा, सोडियम जो है वो सॉलिड है, उस समय ठोस अवस्था में है। और आपका जो H2O है, H2O का मतलब लिक्विड है। जाहिर सी बात हम जानते हैं वाटर हमारा देखिए समझिएगा, अगर लिक्विड यहाँ लिखा होता सॉलिड, सपोज करो यहाँ लिखा होता S, इट मीन्स हमारा जो वाटर था वो उस समय बर्फ की अवस्था में था, सॉलिड था। लेकिन यहाँ कैसा है, लिक्विड है, मतलब जो वाटर हम लोग देखते हैं वही। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि AQ बन रहा है। अभी मैंने कहा AQ का मतलब जलीय विलयन, और जलीय विलयन का मतलब सोडियम में हमने जब जल को मिला दिया, वाटर को मिला दिया, तो जाहिर है कि वो एक्वा होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्वा। अगला होता है H2 लिखा हुआ है। H2 जो है वो गैस के रूप में मिलता है, मतलब जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो कि गैस के फॉर्म में होती है, इसीलिए हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा गया है, गैस। आई होप आप ये टॉपिक बखूबी समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।